क्विक एनालिसिस टूल एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, और हम उस क्विक एनालिसिस टूल के मदद से कोई भी चार्ट्स और टेबल्स और कुछ कलर फॉर्मेटिंग हम बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मतलब अभी हमें हमारे पास ये ऑप्शन, ये टेबल है जिसमें कि कुछ एवरेज IMDb स्कोर है, ये सारे ईयर्स के लिए, और इसमें कुछ जेनर है। तो इस हिसाब से इसका डेटा है। अब हम यहाँ पे जब इसको सिलेक्ट करेंगे एक कॉलम हेडर के साथ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, ये दो एक्सेल 2016 के बाद ये सब इसमें ऑप्शंस आते हैं, और इसको क्विक एनालिसिस बोलते हैं। और इसमें अगर सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मेटिंग में दिखेंगे, डेटा बार्स दिखेंगे, कलर, स्केल, आइकॉन सेट, ग्रेटर दैन, टॉप 10%, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर हमें कुछ जल्दी से कुछ देखना है पर्टिकुलर रेस में, तो कि हमें कि टॉप 10% कौन है, तो फिर हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ये फॉर्मेटिंग हम कर सकते हैं। और यहाँ पे पूरा जो कलर स्केल या कुछ डेटा बास है उसको करना है, तो फिर हम इसको जल्दी से कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे मेनू में अवेलेबल है, कि जिसमें कि हम इंसर्ट चार्ट्स करेंगे, तो वहां से तो कर ही सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्विकली हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि चार्ट्स में भी अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो वो टेबल का डेटा कंसिडर करके वो तुरंत ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। ये सारे चार्ट्स क्रिएट कर सकता है। टोटल टोटल भी बहुत बार हमें क्रिएट करना होता है, तो फिर ये ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। अभी आप देखेंगे सम, तो नीचे आप देखेंगे रो 13 में कि पूरा सम जनरेट हो गया है। एवरेज, फिर काउंट, फिर परसेंटेज टोटल, रनिंग टोटल, सम, ऐसे ऑप्शन आते हैं। फिर उसके बाद एवरेज, काउंट और परसेंटेज टोटल, रनिंग टोटल, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल है जिसको हम यूज कर सकते हैं। और ये बहुत ही फास्ट हो जाता है, मतलब हमें कुछ फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं कि टोटल के लिए ये फॉर्मूला लिखो या फिर ऐसे कुछ। टेबल्स, टेबल में भी अभी हम इसको पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर ऐसा दिखना चाहिए, तो फिर इसको टेबल कर सकते हैं। ब्लैंक पिवोट टेबल में भी अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो ब्लैंक पिवोट टेबल क्रिएट हो जाएगा। और लास्ट में जो ऑप्शन है एक स्पार्क लाइन, स्पार्क लाइंस भी एक ऑप्शन अभी अच्छा है, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऐसे आया है। और ये अभी इतना ये पावरफुल है ना, कि मतलब इसको पता है कि ये लाइन चार्ट जो है, स्पार्क लाइन है जो, वो कॉलम जी के अंदर ही रखना है, क्योंकि वहां से फिर वो उसको समझ में आता है कि ये डेटा ऐसे दिखना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, इसको हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि जब भी हमें कोई फॉर्मेटिंग करनी होती है, तो ये हम इसको यूज करके क्विकली बहुत जल्दी हमारा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो भाई बहुत ही पावरफुल फीचर अवेलेबल है जो एक्सेल ने दिया हुआ है, तो फिर हमें इसका यूज करना चाहिए जब भी हमें जरूरत पड़े तभी। एक्सेल में कभी कभी हमें ऐसी जरूरत होती है कि हमें कुछ प्रॉफिट कैलकुलेशन का फोरकास्ट करना है, मतलब कि कितने क्वांटिटी सेल किए तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, ऐसे कुछ कैलकुलेशन करने होते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि ये कुछ 750 अगर क्वांटिटी अगर हम सेल करते हैं तो 875 प्रॉफिट हो जाता है। और यहाँ पे यूनिट प्राइस, ये सिंपल फॉर्मूला लिखा हुआ है, कि जिसको हम क्या करते हैं ना, कि यूनिट क्वांटिटी जो है उसको यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसका ये कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट माइनस कर देते हैं, जिसके हिसाब से कैलकुलेशन आता है। मतलब अभी मैं यहाँ पे 500 देता हूँ तो $500 का प्रॉफिट होगा। अभी यहाँ पे मैं 1000 लिखूंगा तो फिर 1250 डॉलर का प्रॉफिट होगा। ऐसे हम चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक्सेल ने एक गोल सीक करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, फंक्शनलिटी दिए हुए, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं ना, तो अभी आप यहाँ पे डेटा के ऑप्शन में व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक करके एक ऑप्शन रहता है। इसमें ये फॉर्मूला जो लिखा है उसका यहाँ पे सेट सेल देने का, और कितना, मतलब आगे जीरो वैल्यू, मतलब जीरो प्रॉफिट, मतलब कौन सी क्वांटिटी है कि उसके जितने क्वांटिटी होने के बाद हमें प्रॉफिट चालू होगा। अभी सपोज जीरो कर देते, और फिर इसका सेट सेल जो है ये कर देते, और ओके कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये गोल सिक्स स्टेटस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया है। इसने क्या किया है कि 167 अगर क्वांटिटी करते सेल, तभी तब तक $0 ही रहेगा प्रॉफिट। अगर 168 कर देते तो फिर $2 का प्रॉफिट होगा। 166 रहता है हमारा, तो -1 का लॉस होगा। तो ऐसे चीजें हम कर सकते हैं। अभी हमें सपोज अभी फाइंड आउट करना है कि $1000 अगर प्रॉफिट करना है तो कितने क्वांटिटी सेल करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे 1000 लिख देंगे, और ये वैल्यू है, ये सेल सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि 833 क्वांटिटी अगर सेल किया तो फिर $1000 का प्रॉफिट होगा। ऐसी चीजें हम कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि सपोज मुझे यहाँ पे, और फिर मुझे $5000 का प्रॉफिट करना है, तो फिर मैं क्वांटिटी कितना सोल्व करूँ।
तो आप देख सकते हैं कि 3,500 अगर क्वांटिटी सोल हो जाती है तो $5,000 का प्रॉफिट होता है। ऐसे गोल सीक फंक्शनलिटी है जिसको हम यूज करके ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब हमें कुछ ऐसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं कि ये कैसे होगा कितना होगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देता है। और गोल सीक मतलब अपना जो गोल है उसको अचीव करने के लिए ये हेल्पफुल रहता है, और जब भी हमें ऐसी जरूरत पड़ती है तभी हमें इसे यूज करना चाहिए। एक्सेल में हम कुछ बेसिक फोरकास्टिंग कर सकते हैं, जिसमें कि हम कुछ हिस्टोरिकल डेटा देख के उसका बेसिक फॉर्मे फोरकास्टिंग मतलब कुछ साल के लिए, मतलब अगले 3 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए कुछ फोरकास्टिंग ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं एक्सेल के फंक्शनलिटी के। तो एक्सेल की एक फंक्शनलिटी है जो कि फोरकास्ट शीट, जिसको हम कुछ डेटा प्रोवाइड करेंगे और फिर उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे कुछ डेटा है जिसमें कि एक स्टॉक प्राइसेस डेटा है, जो कि पर्टिकुलर कंपनीज का डेटा है, और डेट से 2013 से बहुत सारे साल के लिए, मतलब 2013 से 2017 तक। तो ये सारा डेटा है। तो फिर हम, और इसके डेज है, मतलब यहाँ पे एक इंडेक्स क्रिएट किया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइक दिस। और यहाँ से हम इसको क्लोजिंग प्राइस, उसका क्लोजिंग प्राइस कैसे हुआ है, तो फिर हम इसको अगर प्रेडिक्ट करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं, कैसा फोरकास्ट कर सकते हैं। तो फिर हम इसको, ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे। अभी ये डेट को सिलेक्ट करेंगे तो फिर, और यहाँ पे ये जो डेटा में फोरकास्ट शीट अगर करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि can't forecast can't be created because the timeline isn't evenly specified. That means क्या होता है ना कि ये जो डेटा है इसमें सैटरडे संडे को छुट्टी है, तो इसकी वजह से वो दो दो दिन कम है, इसलिए वो पूरा फोरकास्ट होता नहीं। इसलिए यहाँ पे एक दूसरा कॉलम क्रिएट किया हुआ है जिसमें कि इंडेक्स दिया हुआ है डे नंबर के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इसकी वजह से हम क्या करेंगे ना, ये दोनों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डेटा में जाके फोरकास्ट शीट सिलेक्ट करते हैं। तो क्या होता है ना कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है हिस्टोरिकल डेटा, मतलब ये पूरा डेटा को सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे ऑप्शंस है। ऑप्शंस में क्या है ना कि फोरकास्ट स्टार्ट कहाँ से करना है, फोरकास्ट एंड कहाँ तक करना है, फिर कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, 95% कॉन्फिडेंस है, थोड़ा कम ज़्यादा करना है तो फिर उसको कम कर सकते हैं। फिर डिटेक्ट सीजनैलिटी ऑटोमेटिकली करना है या मैन्युअली करना है। फोरकास्ट स्टैटिस्टिक, मतलब जो स्टैटिस्टिक है जो अलग से टेबल जनरेट होगा वो उसको करेंगे। टाइमलाइन रेंज और वैल्यूज रेंज जो हमने ये दोनों कॉलम सेलेक्ट किए वो आ रहे हैं। फिर फिल मिसिंग पॉइंट्स, उसका एवरेज डुप्लीकेट्स यूजिंग, एवरेज कैसे करना है, कौन सा काउंट में फंक्शन करना है, मैक्स मीडियम मिनिमम मिनिमम सम, ये फंक्शन यूज करने, तो ये हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक लाइन चार्ट क्रिएट हुआ है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ब्लू मतलब एग्जिस्टिंग हिस्टोरिकल डेटा है, और जो ऑरेंज मतलब है नेक्स्ट फोरकास्ट है। मतलब अभी ये जो डार्कर जो लाइन दिख रही है वो फोरकास्ट क्लोजर प्राइस के लिए, और ये जो लाइटर जो है लोअर वाली वो लोअर बाउंड रहता है, और ये अपर बाउंड, मतलब यहाँ तक ज्यादा से ज्यादा जाएगा या तो यहाँ तक नीचे से आ सकता है, ये क्लोजिंग प्राइस रह सकता है। ऐसे एक फोरकास्ट किया है। इस ये लाइन चार्ट जनरेट हुआ है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ऐसा भी कॉलम चार्ट हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा अच्छा दिखता है इसलिए हमें ये लाइन चार्ट हमें यूज करना चाहिए। और इसको हम अगर करेंगे और अभी इसको क्रिएट करेंगे तो फिर क्या होता है ना कि क्रिएट करने के बाद हमारा जो एग्जिस्टिंग सोर्स डेटा रहता है वो वैसे के वैसे रहता है, लेकिन ये नए इसमें जनरेट हुआ। तो अभी हम इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टैटिस्टिक जनरेट हुआ है, अल्फा बीटा गामा ऐसे वैल्यूज है, और फिर उसका वैल्यूज है। ये क्या होता है ना, स्टैटिस्टिक मतलब स्टैट फंक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं यूज किया हुआ है, और उसके हिसाब से उसने ये सारा डेटा कंसिडर करके उसके ये वैल्यूज फोरकास्ट किया। हम यहाँ पे इसका बेसिक फोरकास्टिंग यूज कर सकते हैं, ये बेसिक फोरकास्ट यूज ऑप्शन करके। तो ये बहुत ही यूजफुल है, जब भी हमें कोई ऐसे नॉर्मल बेसिक फोरकास्टिंग करनी होती है तो हमें ये फोरकास्ट शीट करके एक ऑप्शन है जिसको हम यूज कर सकते हैं एक्सेल में। एक्सेल में पावर क्वेरी एडिटर एक ऑप्शन रहता है जो कि बहुत एडवांस है, जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं ना, किसी भी डेटा सोर्सेज को कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम ये सेशन में देखेंगे पावर क्वेरी एडिटर का कैसे यूज कर सकते हैं, और एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू वाली फाइल CSV फाइल हम इसको कनेक्ट करेंगे। अभी एक्सेल हमें अगर देखा जाए तो सिर्फ हम कंसिडर करेंगे कि सिर्फ डेटा ये एक्सेल शीट स्प्रेडशीट में हम लोड कर सकते हैं, और फिर उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इतना ही नहीं, इसमें एक्सेल बहुत पावरफुल है। एक्सेल में बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो उसमें से एक ऑप्शन है, अभी आप ये डेटा के ऑप्शन में जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। मतलब क्या होता है ना, हम किसी
किसी दूसरे सोर्स से डाटा लेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि सोर्स जो डाटा है, कोई सोर्स फाइल रहती है वो क्लीन नहीं रहती, क्वालिटी नहीं रहती उसमें, तो फिर हमें उसको करेक्ट करना होता है, उसको क्लीन करना होता है, क्वालिटी वाइज उसको अच्छी तरह से मेंटेन करना होता है। तो फिर इसलिए हमें ये गेट डेटा और ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि गेट डेटा में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, वर्कबुक से टेक्स्ट, सीएसवी, एक्सएमएल, जेसॉन, पीडीएफ फाइल, डेटाबेस में भी सब डेटाबेस हम कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सेल में हम कर सकते हैं सारे। तो ये ऐसी चीजें हैं, हम जिसको कनेक्ट करना चाहते हैं उसको कनेक्ट कर सकते हैं फिर, और फिर यहाँ पे डेटा लोड करने के बाद एक्सेल में हम उसको कुछ भी चार्ट या विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे है गेट डेटा, यहाँ पे एक फ्रॉम टेक्स्ट और सीएसवी, इसको अगर हम सिलेक्ट करेंगे, मेरे पास एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यू वाली फाइल है, इसको इंपोर्ट कर देंगे। अभी इंपोर्ट करने के बाद क्या होता है ना कि एक नया विंडो ओपन हो जाता है, पॉपअप विंडो आता है, जिसमें कि वो सारे ये फाइल दिखाता है। ये पहले कुछ 200 रोज दिखाता है सैंपल, और जिसमें कि ये डेटा दिखाता है। अभी इसको लोड करेंगे तो डायरेक्टली एक्सेल में लोड हो जाता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म करते हैं कि कुछ हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, तो हम ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे। अभी हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा सेलेक्ट किया, तो ये आप देख सकते हैं कि पावर क्वेरी एडिटर करके एक ओपन हुआ है। अभी ये पावर क्वेरी एडिटर में क्या होता है ना कि सारे ऑप्शन ऑपरेशन, अभी यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स, हम क्या क्या अप्लाइड करेंगे स्टेप्स। अभी यहाँ पे कुछ ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि रोज, कीप कीप रोज, रिमूव रोज, रिमूव कॉलम्स। हमें हमें चाहिए कि कोई कॉलम नहीं चाहिए हम, तो यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ये जो रो है अभी, ये एक्स्ट्रा आ गया है, इसको रिमूव करना है, तो रिमूव क्या करेंगे ना, रिमूव टॉप रोज। अभी जो इसका पहला रो है जो कॉलम का, ये नहीं चाहिए, तो हम इसको ऐसे रिमूव कर सकते हैं। अभी ये हो गया। अभी इसका हेडर है, कॉलम हेडर कैसे ना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 ऐसे नाम दिया है, ये थोड़ा मीनिंगफुल नहीं लगता। तो फिर हमें क्या करना होना है, ये लोकेशन आईडी लोकेशन, ये ऐसे जो पहला रो है ये हेडर है एक्चुअली, तो इसको कैसे करेंगे, तो ये जो यहाँ पे एक ऑप्शन, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, इसको सिलेक्ट करेंगे, तो पूरा जो डेटा है बराबर से आएगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये सारा डेटा ये प्रॉपरली फॉर्मेट हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो भी स्टेप्स मैंने अभी तक अप्लाई किए, रिमूव टॉप रोज किया, प्रोमोटेड हेडर्स किया, चेंज टाइप, ये ऐसे यहाँ पे बराबर से डिस्प्ले हो गए। अभी ऐसे कुछ ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। अभी कुछ डेटा ऐसे है कि ये पॉपुलेशन का डेटा है, जहाँ पे कुछ एज ग्रुप है, और उसके हिसाब से उसका डेटा है, जेंडर मेल फीमेल का दोनों का डेटा है। तो कुछ कॉलम हमें नहीं चाहिए, ये कॉलम नहीं चाहिए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो इसको रिमूव कर सकते हैं। ऐसे ये रिमूव कर सकते हैं। इसको रीनेम करना है कि लोकेशन आईडी बोलना है इसको, तो हम इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं। इसका डेटा टाइप चेंज करना है, तो सपोज यहाँ पे कुछ दूसरा ऑलरेडी डेटा टाइप था, तो फिर हम उसको चेंज करें, तो फिर इसको उस हिसाब से हम ऐड कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं। बाकी ऑपरेशंस भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में देखेंगे आप, तो यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हैं कॉलम, फॉर्मेट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई कैरेक्टर्स हमें एक्सट्रैक्ट करना है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं कुछ नंबर्स पे है, तो फिर ये सारे ऑप्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। रिप्लेस वैल्यू कर सकते हैं, पिवोट अनपिवोट कॉलम कर सकते हैं। ये बहुत सारे एडवांस है, लेकिन यहाँ पे हम इतना एडवांस ऑप्शन अभी नहीं देखेंगे। लेकिन ये सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हो कि हम इसको क्या क्या कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ऐड कॉलम भी कर सकते हैं, जिसको कि हम कस्टम कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि कोई डैक्स फॉर्मूला, डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, जो कि बहुत एडवांस है, जो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई टूल में भी यूज होता है, वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें हैं यहाँ पे। अभी हम ये हो गए, तो ये सब प्रोसेसिंग हो गया सपोज, तो फिर क्लोज एंड लोड करेंगे, क्लोज एंड लोड टू। अभी आप ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो कहाँ पे लोड करना है, तो यहाँ पे आता है सिलेक्ट हाउ यू वांट टू व्यू दिस डेटा इन ए वर्कबुक, कहाँ पे डिस्प्ले करना है हमें, क्या करना है ना कि टेबल पे जाइए, तो टेबल में ले लेंगे, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट में, ये जो एग्जिस्टिंग वर्कशीट है उसमें ऐड कर देंगे, और ये टेबल टेबल फॉर्मेट में हमें चाहिए। तो अगर कोई प्योर टेबल क्रिएट करना है, तो प्योर टेबल सिलेक्ट करते, प्योर चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो ओनली क्रिएट कनेक्शन ऐसे भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, ओके। अभी ये जो डेटा है इसको हम ले लेंगे, यहाँ से चालू करेंगे, और क्लिक ऑन ओके करेंगे। अभी ये जो डेटा पॉपुलेट हो रहा है,
अभी ये जैसे डेटा पॉपुलेट होगा, आप देख सकते हैं कि ये पूरा डेटा जो है प्रॉपरली फॉर्मेटिंग होके एक्सेल में आ गए। मतलब अभी ये एज अ टेबल फॉर्मेट में डेटा आ गए। तो मतलब हमें जैसे चाहिए था कि प्योर टेबल क्रिएट करना है तो प्योर टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कोई चार्ट क्रिएट करना है तो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये डेटा हमारा अभी एक्सेल में आ गया है। तो अभी ऐसा ये डेटा है, और हमें तो ऐसे ये हम पावर क्वेरी एडिटर यूज करके हम डेटा लोड कर सकते हैं कोई भी डेटा सोर्स से, और हम एक्सेल में लाके उसको कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। एक्सेल में एक एनालाइज डेटा करके ऑप्शन है जो कि बहुत ही पावरफुल है। मतलब उसमें क्या होता है ना कि अभी हमें कोई प्योर टेबल क्रिएट करना होता है, कुछ मैनुअल काम करना होता है, चार्ट क्रिएट करना होता है, तो फिर प्योर एनालाइज डेटा क्या करता है ना, कोई अगर हम टेबल उसको डेटा देते एक्सेल में, तो फिर वो ऑटोमेटिकली सब चार्ट्स और बाकी के इंसाइट्स या प्योर टेबल क्रिएट कर सकता है। मतलब क्या होता है ना कि कोई डेटा, ये डेटा है कुछ मेरा जिसमें कि कंट्री वाइज ईयर वाइज पॉपुलेशन है। मतलब कंट्री का डेटा है, ईयर भी है, एक 1950 से 1999 तक डेटा है, और एज ग्रुप के हिसाब से उसका पॉपुलेशन, मेल पॉपुलेशन कितना है, फीमेल पॉपुलेशन कितना है, और उसका टोटल कितना है, ये डेटा है। तो अभी अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अभी इसको अगर मैन्युअली देखना जाए तो फिर ये डेटा है कुछ 2 लाख के करीब। अ, तो इसको अगर हम एनालाइज करना जाएंगे तो फिर ये डिफिकल्ट है, ये डेटा को देख के। या तो फिर हमें कुछ प्योर टेबल क्रिएट करना होगा, फिर या तो फिर कुछ चार्ट क्रिएट करना होगा, तभी हमें कुछ इसका इंसाइट्स मिलेगा। लेकिन एनालाइज डेटा करके एक ऑप्शन है जिसको हम यहाँ पे होम में मेनू में देख सकते हैं, और यहाँ पे एक एनालाइज डेटा है। अभी क्या करना है हमें कि ये कंट्री के हिसाब से हमें एनालाइज करना है, तो फिर इसको सिलेक्ट करने का एक फील्ड को, और फिर एनालाइज डेटा पे क्लिक करने का। अभी ये एनालाइज डेटा पे क्लिक किया तो क्या करता है ना, इंटरनली वो सारा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट कर देता है, और फिर वो कुछ एल्गोरिदम्स इंटरनली चलाता है, जिससे कि हमें कुछ वो इंसाइट्स दे देता है। तो ये कैसे देता है तो अभी हम देखेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये एनालाइज करने के बाद है ना कि यहाँ पे कितना डेटा दे रहा है। मतलब अभी देख रहे हैं कि पॉपुलेशन फीमेल बाय एज ग्रुप, ये पहला चार्ट बन गया है, ऑटोमेटिक चार्ट बन गया है। और उसका पॉपुलेशन फीमेल इंक्रीजेज ओवर टाइम, ये मतलब ईयर के हिसाब से कितना हुआ है। चाइना का जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन टोटल है, ये यहाँ पे दिखाया है। और ऐसे और कुछ 7 रिजल्ट्स है जिसमें कि बहुत सारे और ऑप्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे कुछ सजेस्टेड क्वेश्चंस भी है, परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन फॉर ईच एज ग्रुप, अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये ऐसे आ जाता है। और फिर हम इसको अगर चाहिए कि इंसर्ट प्योर चार्ट भी कर सकते हैं। ये प्योर चार्ट बन गया। अभी आप देख सकते हैं कि इसका परसेंटेज कितना है, ये टोटल, ये पूरा परसेंटेज जो रो लेवल है एज ग्रुप का, तो एज ग्रुप के हिसाब से उसका परसेंटेज कितना है वो सब यहाँ पे दिखाता है। मतलब ये कुछ हमें कुछ प्योर टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि इसको अगर वापस जाएंगे हम, तो यहाँ पे ऑप्शंस है अवेलेबल। अभी हमें कुछ सिलेक्ट करना है। मतलब अभी आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि मुझे ये एज ग्रुप स्टार्ट को हम कंसिडर ही नहीं करना, एज ग्रुप को भी कंसिडर नहीं करना, सिर्फ कंट्री, ईयर, और मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन, और उसका टोटल, इसको ही कंसिडर करना है। तो हम इसको ऐसे ऑप्शन अनचेक करके फिर इसको एनालाइज कर सकते हो फिर वापस। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे पूरा ये डेटा आ गया है। अभी और कुछ ऑप्शन है कि यहाँ पे सम के बजाय हमें कुछ एवरेज चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे ना, एवरेज सेलेक्ट करेंगे और अपडेट कर देंगे। अगर सिर्फ इसको पॉपुलेशन टोटल जो है ये अभी सम आता था, तो फिर उसके बजाय हम ये एवरेज दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एवरेज आ गया है। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अभी हमें सपोज कुछ यहाँ पे नहीं एग्जिस्टिंग, मतलब कुछ नहीं, तो फिर हमें अभी कुछ स्पेसिफिक चाहिए। मतलब अभी क्या है ना कि पॉपुलेशन टोटल फॉर इंडिया, इंडिया का हमें पॉपुलेशन टोटल निकालना है, तो फिर हम इसके प्लेन इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन लिख सकते हैं, और इसको एंटर करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि इतना सारा टोटल यहाँ पे आ गया है। अभी ओवर टाइम करना है, मतलब ईयर करना है, और ईयर करना है। ये जो ईयर कॉलम है यहाँ पे, तो फिर उसको सिलेक्ट कर लिखेंगे, तो फिर और ईयर फॉर इंडिया, इंडिया का और ईयर कितना फील्ड है, तो फिर इसको अगर प्योर चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर ये आप देख सकते हैं कि इसका फिल्टर आ गया है। मतलब सपोज अभी यहाँ पे मुझे कुछ इंडिया के बजाय कुछ दूसरी कंट्री चाहिए, तो फिर वो भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा चार्ट, लाइन चार्ट बन गया। तो ऐसे हम इसका टोटल और सब सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इसको हम जैसे चाहिए वैसे चेंज कर सकते हैं। आप ही फिर मैं अगर सम कर देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ, तो फिर बराबर से उसका डेटा आ सकता है।
तो ऐसे इंसाइट्स ऑटोमेटिकली एक्सेल जनरेट कर देता है, और हमें जो चाहिए वो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जिसको हम मैन्युअली हमारा जो प्योर टेबल या चार्ट क्रिएट करते हैं उसका टाइम बच सकता है, और हम ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये एक अच्छी टिप है, पावरफुल टिप है, जो एनालाइज डेटा फीचर यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। एक्सेल में एक स्पेल चेक करके फीचर होता है जिसको हम यूज करके स्पेलिंग अपने करेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, एक्सेल में जब भी हमें कोई डेटा और टेक्स्ट वैल्यूज हम ऐड कर देते हैं, तो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वो ऑटो करेक्ट ऑप्शन रहता है, या तो फिर वो हाईलाइट कर देता है कि मतलब कोई स्पेलिंग गलत है तो उसके नीचे एक रेड अंडरलाइन, लाल कलर की अंडरलाइन हो जाती है। वैसे एक्सेल में नहीं होता। अभी देखिए, ये कुछ डेटा है, इसमें कुछ वर्ड्स है कि जैसे कि ये स्पेलिंग गलत है, और दूसरे कोई भी वर्ड्स है जो कि गलत है, तो हम इसको कैसे चेक चेक कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक्सेल में अभी हम सपोज कि हमें ये सेल को करेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे रिव्यू में जाएंगे और स्पेलिंग इस पे क्लिक करेंगे, या तो फिर अल्ट प्लस आर एस, एक बटन है, अल्ट प्लस आर एस, ये कर सकते हैं, या तो फिर F7 प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे लिखा है, तो फिर इसको एस करेंगे स्टार्टिंग में से, तो फिर वो हाईलाइट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि सर्टन ये सजेशन है कि इसको कैसे कर सकते हैं करेक्ट। तो फिर हमें चेंज करना है, तो फिर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये चेकिंग का भी गलत है, तो फिर हम चेंज कर सकते हैं। कोई शब्द हमें चाहिए कि वैसे को वैसे रखना है, तो फिर हम उसको इग्नोर वंस कर सकते हैं, या तो फिर अगर ज्यादा सेल्स में है तो फिर इग्नोर ऑल कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर ऑटो करेक्ट करना है तो फिर ऑटो करेक्ट भी कर सकते हैं। अभी डिक्शनरी लैंग्वेज है, कौन सी डिक्शनरी लैंग्वेज? अभी इंग्लिश इंडिया है, तो फिर हम इसको इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स कर सकते हैं, यूके कर सकते हैं, जैसे ये अपने हमें वैसे कर सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं, और ये स्पेलिंग चेक अपना हो सकता है। मतलब जो भी है उसको करेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे स्पेल चेक करके ऑप्शन है जिसको हम यूज करके हमारा स्पेलिंग्स करेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल फीचर है, जो कि हमें जब भी हमें जरूरत पड़े हमें यूज करना चाहिए। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं कि रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। मतलब क्या होता है ना, कोई अब हमारा डेटा रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंथ वाइज कुछ सेल्स कॉस्ट और उसका प्रॉफिट्स है। अभी हम कुछ कैलकुलेशन जब भी करते हैं, मतलब एक सेल में कैलकुलेशन करेंगे, कुछ फॉर्मूला लिखेंगे, और वही सेम फॉर्मूला हमें अगर दूसरी जगह पे अप्लाई करना है, तो फिर वो ऑटोमेटिक एक्सेल लेता है, उसको रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। और फिर वो कैसे करता है तो देखते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो कॉलम में से इसका प्रॉफिट निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको माइनस कॉस्ट, ये ऐसे कॉलम कर सकते हैं। और मुझे अभी यहाँ पे पूरे इसमें अप्लाई करना है, तो दोनों इसमें भी सेम अप्लाई करना है, तो क्या करूँगा, सिर्फ डायरेक्टली ट्रैक करूंगा। और यहाँ पे भी अभी यहाँ पे कॉस्ट है, तो फिर यहाँ पे जो कॉस्ट है मैं अभी ऐसे लिखूंगा कि प्लस दिस थ्री रोज आई वांटेड टू ऐड इट ना। तो क्या होता है ना कि इसका जो आप देख सकते हैं, इसका जो वैल्यू है यहाँ पे आ गया है। अभी सेम वैल्यू अगर मैं यहाँ पे भी ऐड करना चाहूंगा, तो फिर कैसे होगा था, इसका जो भी टोटल है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अभी क्या हुआ ना, जब भी हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सपीरियंस, यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला लिखा कि इसको ये तीन वैल्यू है, इसको ऐड करो। और जिसमें जहाँ पे हमने यहाँ पे ऐड इम्प्लीमेंट किया, तो यहाँ पे कैसे किया ना कि कुछ टाइप नहीं किया, लेकिन उसने ऑटोमेटिकली ये रेफरेंस कॉलम्स ले लिए। ये तीन रो वैल्यूज लेनी है, ये उस एक्सेल अपने आप समझ लेता है। सिमिलरली ये भी ऐसे, ये तीनों के लिए। तो ऐसे अगर हम करते देते तो फिर ये अपना रिलेटिव रेफरेंस हो जाता है, जिसमें कि एक फॉर्मूला लिखा तो वो फॉर्मूला हमारे दूसरे सेल में अगर ऐड कर देते, तो वो रिस्पेक्टिव इसका उसका रिलेटिव जो कॉलम है उसको रेफर करेगा, और उसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन होगा। तो फिर अपने को कुछ मैनुअल काम करना नहीं होता, ये अपना टाइम बचाता है, तो अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकता है। चलिए देखते हैं कि हेडर और फुटर कैसे कस्टमाइज करते हैं। मतलब हमारे जो पेज लेआउट रहता है उसमें हेडर फुटर, उसमें कैसे हम हेडर टाइटल दे सकते हैं, और फिर उसमें पेज नंबर, पेज डेट और टाइम, ऐसे कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं क्या हेडर में, तो फिर हम उसको देखेंगे। अभी आप देखेंगे ये नॉर्मल व्यू है एक्सेल शीट में, एक्सेल शीट का। अभी इसको जहाँ पे पेज लेआउट व्यू अगर करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसे यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे पेज लेआउट जैसे करते हैं, हमें हमें यहाँ पे हेडर दिखता है। अभी सपोज ये मेरा पॉपुलेशन डेटा है, ये इसको मैं हेडर दे सकता हूँ लाइक दिस। तो ये मेरा हेडर होगा, इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग कर सकता हूँ मैं, मतलब जो अपना नॉर्मल फॉर्मेटिंग है उसका कलर वलर चेंज कर सकता हूँ मैं, और यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ। तो ये ऐसे हो गया।
अभी आप देखेंगे फुटर भी रहता है इसका। फुटर अभी आप देख सकते हैं, तो फिर तो फुटर में भी ये कुछ ऐसे वैल्यूज है। यहाँ पे हम कुछ पेज नंबर डाल सकते हैं, मतलब कुछ कस्टमाइज, मतलब हमें कुछ पेज नंबर देना है तो फिर यहाँ पे एक नंबर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे एप्लीकेबल होता है, ये हेडर और फुटर मेनू आ जाता है इसमें। आप देख सकते हैं कि पेज नंबर अभी मेरे को मुझे दिखाना है कि नंबर पेज नंबर कितना है, वन ऑफ मे बी कितने जो टोटल है, नंबर ऑफ पेजेस। तो ये ऐसे देंगे, यहाँ पे होगा। फिर ये देखिए आप, वन ऑफ फोर, मतलब चार पेजेस में से ये एक। तो ये ऐसे पूरे इसमें अप्लाई हो जाता है। तो ये ऐसे ऐसे हो गए। अभी यहाँ पे और दूसरे ऑप्शन है, मतलब मुझे ये हेडर और फुटर में जाऊंगा तो फिर आप देख सकते हैं कि ये करंट डेट और टाइम, करंट डेट अगर मुझे ऐड करनी है तो फिर करंट डेट ऐड कर दिया, करंट टाइम भी ऐड करनी है तो फिर वो ये कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ और कुछ डालना है तो फिर वो कर सकता हूँ। या तो यहाँ पे आप ये यहाँ पे भी हेडर में कुछ स्पेसिफिक यहाँ से जो एग्जांपल है उसको लिखना है तो फिर तो वो कर सकता हूँ यहाँ से सिलेक्ट। या तो फिर गो टू फुटर करके, फुटर में अभी ये ऐड कर दिया। यहाँ पे हमें कुछ लिखना है कि कॉन्फिडेंशियली ऐसे, तो ये कर दिया तो फिर ये ऐड हो गया। तो यहाँ पे और कुछ लिखना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ पेजेस है, या तो फिर कोई यहाँ पे भी फाइल नेम है, ये फाइल नेम हमें डालना है यहाँ पे, तो फिर वो ये डाल सकते हैं हम। या तो फाइल शीट का नाम है वो डाल सकते हैं, कोई पिक्चर है, कोई इमेज है, वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ऐसे होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये पूरा आ गया है। यहाँ पे डेट टाइम भी डिस्प्ले होता है, उसका हेडर जो भी है। यहाँ पे राइट साइड पे कुछ इमेज ऐड करनी है तो फिर हम इमेज ऐड कर सकते हैं, मतलब जो कि लोगो या ऐसे कुछ होता है। तो एक्सेल सर्च कर देते हैं। तो सपोज ऐसे एक एक्सेल का लोगो ऐड करना है हमें, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, जैसे वो ऐड होगा यहाँ पे। तो क्योंकि वो बहुत बड़ा है, तो अगर छोटा रहता है तो फिर हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे ये कुछ चीज़ें हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं हेडर फुटर में। जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसको हम यूज़ करके फिर ये हमारा हमारा हेडर और फुटर डिस्प्ले होगा। अभी हम जब इसको प्रिंट करने जाएंगे, और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू जब रहता है हमारा कि शो प्रिंट प्रीव्यू, तो यहाँ पे अपना हेडर और जो है वो यहाँ पे दिखेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे वो एक पूरा यहाँ पे दिख रहा है, हेडर और फुटर भी। तो ये ऐसे चीजें हम कर सकते हैं जो कि हमारे ये हेडर और फुटर ऐड करने के लिए, जब भी हमें जो भी कभी कभी कस्टमाइज हमें प्रिंट करनी है कोई एक्सेल शीट और स्प्रेडशीट, तो फिर हम ऐसे हेडर और फुटर डाल सकते हैं। एक्सेल में हम स्प्लिट फीचर यूज करके हम डेटा को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ डेटा हमें कंपेयर करना होता है। तो अभी ये डेटा है कुछ कि इसमें मुझे ये पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, सपोज ये अफगानिस्तान कंट्री के लिए कुछ पॉपुलेशन है, यहाँ पे पॉपुलेशन मेल फीमेल और उसका टोटल। तो उसका टोटल अभी है 9050 और 1990 दोनों ईयर के लिए। तो अभी मुझे क्या करना है ना, ये डेटा मेरे को मुझे कंपेयर करना है। ये डेटा मुझे कंपेयर करना है 25 25 से 29 वाले जो एज ग्रुप में जिस जितना कितना डेटा है, एक 1950 और सेम 1999 में कितना है डेटा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना मुझे कि स्क्रॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डेटा दिख रहा है अभी। और यहाँ पे अभी मुझे क्या करना है ना कि यहाँ पे कंपेयर करने के लिए फिर मेरे को वापस जाना पड़ेगा ऊपर कि क्या है, क्या था वैल्यू। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो फिर 321, और फिर उसको नीचे देखना है तो फिर से जाऊंगा। तो ये क्या होता है ना कि ऐसे जब डेटा कंपैरिजन का करना होता है, तो ये ऐसे इतना टाइम चला जाता है। अगर बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, अभी यहाँ पे कम रिकॉर्ड है लेकिन लाखों में रिकॉर्ड है, और फिर हमें कंपेयर करना है तो फिर बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे कि फ्रीजिंग पेन हमने देखा था, फ्रीज कर सकते हैं कॉलम और रोज को, तो वैसे हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे स्क्रॉल यहाँ पे ये जो वैल्यू उसके बाद अगर मेरे को स्प्लिट करना है तो फिर कैसे स्प्लिट करते हैं, तो फिर यहाँ पे एक व्यू में एक ऑप्शन है स्प्लिट करके। अभी ये वैल्यू मुझे कंपेयर करने है, तो फिर मैं इसमें जाऊंगा और फिर यहाँ पे इसको स्क्रॉल करूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर का जो रो है उसको वैसे के वैसे रखा है, और फिर नीचे जो है वो ऐसे हो गया। तो अभी आप यहाँ पे हम जल्दी से कंपेयर कर सकते हैं कि कितना डिफरेंस है यहाँ पे। अब वो सब हम ये दोनों रोज में कर सकते हैं। अभी ये ऊपर का शीट भी पूरा है, मतलब आप देख सकते हैं कि ये पूरा शीट है, इसमें सारे रोज है। और ये जो नीचे है उसमें भी पूरा शीट है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये शीट भी है और ये शीट भी, मतलब क्या होता है ना, डेटा स्प्लिट हो जाता है।
तो दोनों इसमें कॉलम और जो पूरा डेटा है पहले इसमें भी है और दूसरे में भी है। तो ऐसे हम स्प्लिट कर सकते हैं। इसको अगर रिमूव करना है तो फिर हम इसको ऐसे रिमूव कर सकते हैं। अभी वापस अभी ये हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग हुआ, अभी वर्टिकल स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं। मतलब हमें यहाँ पे स्प्लिट करना है तो फिर हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब क्या होता है ना कि कुछ ऐसे डेटा है तो फिर हम इसको यहाँ पे ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे ऐसे राइट स्क्रॉल करेंगे तो फिर ऐसे ये पूरा हम कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे ये स्प्लिट फीचर यूज करके, जहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज कंपेयर करने, कुछ वैल्यू कुछ डेटा, कुछ रोज डेटा या कुछ सेल डेटा कंपेयर करना है तो हम ये कर सकते हैं। मैनुअल अप्रोच में क्या करेंगे ना, जनरली क्या होता है ना कि हम ये जो डेटा है इसको पूरा कॉपी करेंगे, दूसरे शीट में डालेंगे और फिर यहाँ पे ऐसे स्विच करेंगे कुछ कंपेयर करना है तो। लेकिन ये टाइम चला जाता है इसमें, और ये इफेक्टिव तरीका नहीं है। इसीलिए हम ये स्प्लिट फीचर यूज करेंगे, और इसका यूज करने के बाद हमारा प्रोडक्टिविटी, अपना टाइम बच सकता है और हमारा प्रोडक्टिविटी काम पे ज़्यादा होगा। एक्सेल में एडवांस फंक्शंस भी है जिसको हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे वो एडवांस ऑप्शंस अवेलेबल है, और उसके हेल्प कैसे देख सकते हैं, उसके इंफॉर्मेशन कहाँ पे हम कहाँ से सीख सकते हैं कि ये फंक्शंस की इंफॉर्मेशन क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है। ये सब चीज़ें हम हेल्प में देख सकते हैं। तो इसके लिए अभी ये हेल्प मेनू में यहाँ पे एक हेल्प ऑप्शन है, यहाँ पे जा सकते हैं आप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्मुलाइज फंक्शन, इंपोर्ट एंड एनालाइज, फॉर्मेट डेटा, ऐसी सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो अभी हम देखेंगे कि ऑल फंक्शंस, अभी एस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम ये फंक्शंस कैटेगरी में भी देख सकते हैं। तो इस पे क्लिक कीजिए, एक्सेल फंक्शंस बाय कैटेगरी, और इसके बाद आपको देख सकते हैं कि और 10 मोस्ट पॉपुलर फंक्शंस कौन से, ज़्यादातर कौन से यूज होते हैं। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सारे हैं ये फंक्शंस ज़्यादातर यूज होते हैं। तो हम इसके ये भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस फंक्शंस अवेलेबल है। मतलब आप डेट टाइम फंक्शन है, डेटाबेस फंक्शंस है, क्यूब फंक्शंस है, इंजीनियरिंग फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शंस, बहुत सारे हैं। हम इसको भी हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी लॉजिकल फंक्शंस में जाएंगे तो फिर हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये कौन से वर्जन में आए, माइक्रोसॉफ्ट के कौन से वर्जन में। माइक्रोसॉफ्ट 365 में ये इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ कुछ फंक्शन के नीचे लिखा हुआ है कि कौन सा वर्जन है। 2013 वर्जन में आया हुआ है, 2019 में ईफएस फंक्शन आया हुआ है, अ, ये फिर बाकी के 365 में आए हुए। कुछ फंक्शन 2016 में भी आए, 2016 वर्जन में। तो ऐसे है, हम देख सकते हैं। और इसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखना है तो फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि ईफएस फंक्शन, अभी हम इसको देखना चाहेंगे तो फिर इसका इन्फॉर्मेशन दिया है। दिस फंक्शन चेक्स वेदर वन और मोर कंडीशंस आर मेट। मतलब इफ स्टेटमेंट क्या करता है ना, एक कंडीशन चेक कर सकता है। इफ केस क्या कर सकता है ना, मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकता है, और उसके हिसाब से हम अपना कोड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स दिया हुआ है, और यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि ये वैल्यू ABCD में इसको कैसे कंपेयर करना है। तो फिर अगर A2 की, मतलब A की वैल्यू 89 के ऊपर है तो A लिखना है, 79 के ऊपर है तो B डिस्प्ले करना है, A2 की वैल्यू 69 के ऊपर है तो C, और A2 की वैल्यू 59 के ऊपर है तो D। ऐसे ही करना है, अदरवाइज F प्रिंट करना है। तो ये ग्रेड ऐसे कुछ डिस्प्ले किए हुए। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस, हम एक नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ऐसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। ऐसी सारी चीजें हम कर सकते हैं। या तो यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ रिमार्क्स भी दिए हुए, आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। कुछ अगर हेल्प चाहिए तो फिर एक्सेल टेक कम्युनिटी है, उस पे जा सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट कम्युनिटी पे क्वेश्चंस रेज करके फिर आंसर पा सकते हैं। तो ऐसे ये सब हम देख सकते हैं। और बाकी के बहुत सारे फंक्शंस है जिसको आप पढ़ सकते हैं इसमें से, और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा इसका ये फंक्शंस कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो देखते हैं इसको। यहाँ पे अभी मैं इसमें जाऊंगा। यहाँ पे अभी सपोज ये चार वैल्यूज है, इसको सम करना है। अभी सम में कैसे होता है ना कि क्या क्या तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो पहला जो है यस, मतलब यस से स्टार्ट होने वाले सब ये फंक्शंस अल्फाबेटिकल सॉर्ट रहते हैं। तो फिर उसके बाद ये यू दे दिया, फिर सम आ गए तो ये फंक्शन हमें चाहिए। फिर उसके बाद नंबर वन देना है तो फिर नंबर वन प्लस लिख सकते हैं हम, नंबर टू प्लस, नंबर थ्री प्लस, नंबर फोर। ऐसे किया तो फिर ये वैल्यू आ गया, तो ये ऐसे आ गए। अभी आप देख सकते हैं, इसको अगर करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि हर एक सेल का कलर है
अलग अलग ही, क्योंकि ये अपने को आइडेंटिफाई करने में इजी जाएगी, इसलिए वो एक्सेल बाय डिफॉल्ट ऐसे अलग अलग कलर देता है। ये एक तरीका होगा। दूसरा तरीका है, सेम फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे दे सकते हैं, एक पहला सेल, उसके बाद दूसरा, तीसरा, और फिर चौथा, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, वो भी वैल्यू आ गई, मतलब बराबर से ये सब में हो जाता है। लेकिन ये दोनों अप्रोच बहुत मैनुअल अप्रोच है और उसमें बहुत टाइम चला जाता है। इसको हम कैसे फास्ट कर सकते हैं? तो फिर फास्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? इसको सम का फंक्शन यूज करेंगे, और फिर ये वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं कि इसका क्या हुआ ना, कि D4 to D7, मतलब D4 ये कॉलम है, डी कॉलम है, और ये 4 से स्टार्ट हुआ 7 तक, जो भी है रेंज, पूरी रेंज किया, उसका सम आ गया। तो ये क्विकेस्ट है, जल्दी से जल्दी होने वाला काम है। तो फिर ऐसे ये हमें इफेक्टिव वे से ये फॉर्मूला हमें लिखना पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे कि सिर्फ यही शीट में जो डेटा है वही इसको हम सम कर सकते हैं क्या? दूसरे शीट में अगर है उसको कर सकते हैं क्या? सपोज अभी मेरा यहाँ पे कुछ डेटा है, ये तीन चार चार वैल्यूज है, इसको मेरे को मुझे यहाँ पे सम करना है, तो फिर कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो सिर्फ ऐसे करने का, सम, फिर यहाँ पे जाने का, और फिर ये पूरा सेलेक्ट करने का, ब्रैकेट क्लोज कर देने का। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये हो गया। अभी इसका अगर कोडिंग देखेंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि इसका क्या हुआ है, शीट 3, मतलब तीसरे शीट से उसका रेंज जो है ये G4 to J4, ऐसे ये पूरा वैल्यू आ गया है। तो ऐसे ये सिंटैक्स आ गए, ऐसे दे सकते। अभी आप दूसरे कुछ मैथमेटिकल फंक्शन, जैसे कि पाए पाए हम यूज करना चाहेंगे, तो पाए क्या कर रहा है, 3.40 की वैल्यू, 14 वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और इसी पे एंटर करेंगे तो अभी क्या होगा ना, प्रॉब्लम आ गया। अभी आप ये जो एलो मार्क है उस पर हम कर देंगे कि इनवैलिड नेम एरर है, हेल्प ऑन दिस एरर देता देता है, शो कैलकुलेशन स्टेप्स, इग्नोर भी कर सकते हैं हम एरर, एडिट इन फॉर्मूला बार, एरर चेकिंग ऑप्शन, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन एडिट इन फॉर्मूला बार करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, कि एक ब्रैकेट है, लिखना पड़ेगा, मतलब ये ऐसे, तभी उसका वैल्यू जाएगी, क्योंकि वो फंक्शन है पाई, एक एक्सेल का इनबिल्ट फंक्शन है, उसको यूज करो। तो ऐसे हो गया। तो अभी हम ये वैल्यू और इसको वैल्यू अगर हम सम करना है तो कैसे कर सकते हैं? सम दे दिया। अभी ये तो ये ले लेते पूरा रेंज, फिर अगर मेरे को ये भी चाहिए इसके साथ, तो फिर ऐसे ब्रैकेट में देखे, आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर आए, नंबर 2, नंबर 3, ये सब स्क्वायर ब्रैकेट में जो है, मतलब उसका वो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, उसको हम छोड़ भी सकते हैं, उसको लिखने की जरूरत। लेकिन अपने यहाँ पे अभी ये दो है, मतलब ये एक रेंज है और फिर ये वैल्यू, इसको सम करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ऐसे एंटर करने के बाद ये यहाँ पे नेक्स्ट सेल पे चला जाता है, और ये वैल्यू बराबर से आ गई। मतलब आप देख सकते हैं कि ये दोनों की वैल्यू, इसकी और इसकी वैल्यू अगर देख सकते हैं कि यहाँ पे सम में भी 95.14, तो ये सेम वही ये यहाँ पे आ गई। तो ऐसे हम कुछ ये फंक्शंस हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कोई भी फंक्शन हमें समझ नहीं लेना है तो फिर उसके लिए ये सारे हेल्प में जो भी फंक्शंस लिखे हैं, उसको वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, उसका सिंटैक्स वहाँ पे देख सकते हैं, और उसके हिसाब से अपना फॉर्मूला बिल्ड कर सकते हैं। एक्सेल में जो फंक्शन रहते हैं उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, और कहाँ कौन से तरीके हैं जिसको हम ऐड कर सकते हैं, और कौन से कैटेगरीज है, मतलब फंक्शन किस किस प्रकार के हैं, वो हम इस सेशन में देखेंगे। और एक स्टैंडर्ड डेविएशन फंक्शन है, उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कैसे करने हैं, तो फिर यहाँ पे एक फॉर्मूलाज करके फंक्शन है, मेनू ऑप्शन में एक दिख रहा है, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे कैटेगरी दिए हुए हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि इंसर्ट फंक्शन पे क्लिक किया तो फिर आपको एक इंसर्ट फंक्शन में यहाँ पे सबको आपको सपोज सपोज यहाँ पे आपको कुछ फंक्शन लिखना है, सपोज सम करना है, तो फिर सम में करेंगे तो फिर यहाँ पे आप ये ऐसे तुरंत आ जाएगा, ऐसे सर्च करने के बाद। ऐसे हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। अगर कोई फंक्शन की हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए कि यह फंक्शन के हेल्प में चाहिए, तो फिर हम इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो क्या होता है ना, कि ये ऐसे पेज ओपन हो जाता है, और उसका इंफॉर्मेशन सब एक्सेल में जो सिंटैक्स रहते हैं वो सब यहाँ पे देख सकते हैं। जहाँ जहाँ पे उनको जरूरत है कि वीडियो भी है, वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे वीडियो। और ऐसे फंक्शंस हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसका सब डिटेल्स ये पेज पे रहता है। तो ऐसे हम इसको हेल्प निकाल सकते हैं। अभी दूसरे ऑप्शन से ऑटो सम, मतलब यहाँ पे सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्स, और यहाँ पे मोर फंक्शंस में जाएंगे तो फिर से वही विंडो ओपन होगी। रिसेंटली यूज में, अभी रिसेंटली मैंने कौन से यूज किए उस ये लिस्ट आ जाएगी, और फिर इंसर्ट फंक्शन, फिर से वही विंडो चली आएगी यहाँ पे। फिर फाइनेंशियल के कुछ फंक्शन है, लॉजिकल भी है, टेक्स्ट भी है, डेट टाइम है, लुकअप, रेफरेंस, मैथ, और मोर फंक्शंस में लिखेंगे तो फिर
मोर फंक्शंस पे क्लिक करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टैटिस्टिकल है, इंजीनियरिंग है, क्यूब इंफॉर्मेशन कंपेटेबिलिटी, तो अलग अलग है। मतलब हमें आइडेंटिफाई करने में इजी जाएगा, क्योंकि हमें जब कोई फाइनेंशियल फंक्शन यूज करना है तो फिर फाइनेंशियल के ही हमें फंक्शन दिखने चाहिए। तो ऐसे हम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे तो फिर अभी स्टैंडर्ड डेविएशन है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारे चार पांच नंबर है जिसको जिसके लिए हमें सैंपल ऑफ डेटा है, जिसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन में जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर ऐसे टाइप करेंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्टैंडर्ड डेविएशन वाले आ गए। लेकिन यहाँ पे एक दो तीन जो है स्टैंडर्ड, जिसमें कि हमें यूज करना है स्टैंडर्ड डेविएशन डॉट पी, मतलब पॉपुलेशन जो डेटा रहता है एंटायर पॉपुलेशन, उसके लिए वो कंसिडर होता है। यस मतलब सैंपल रहता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो आर्गुमेंट दे देंगे उसके हिसाब से आएगा। तो फिर ये फिर से ये दिस फंक्शन इज अवेलेबल फॉर कंपेटेबिलिटी विथ एक्सेल सो 2007 और अर्लियर, मतलब जो पहली वाली जो वर्जन है उसके लिए कंपेटेबिलिटी के लिए ये यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये यूज करते हैं और इसको देखते हैं कि ओके करेंगे। और फिर यहाँ पे रेंज देनी पड़ेगी। अभी रेंज नहीं देंगे तो क्या करेंगे, इसको ये पूरा सिलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट यहाँ पे नीचे आ गया है, इसकी वैल्यू। अगर आपको दूसरा कोई रेंज भी देना है तो फिर हम यहाँ पे कॉमा देके दूसरी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो फिर नंबर टू पे भी वो रेंज दे सकते हैं, या नंबर वो दूसरे नंबर्स दे सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे रिजल्ट जब भी हमें कोई स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो फिर हम इसका ये रेंज दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे रेंज आ गए। तो अभी और दूसरे ऑप्शंस रहते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शंस में एक फॉर्मूलाज में एक ऑटो कंप्लीट करके ऑप्शन रहता है। फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट मतलब क्या होता है ना कि इट विल शो द रिलेवेंट फंक्शंस एंड डिफाइन नेम्स व्हेन बिल्डिंग सेल फॉर्मूला। मतलब क्या होता है ना कि अभी इसको करेंगे तो यहाँ पे जाएंगे कि मेरे को कुछ फंक्शन लिखना है। सपोज मेरे को लिखना है कि एवरेज, तो ए भी मैं अगर टाइप करूंगा तो फिर तुरंत उसके सजेशंस आ जाएंगे और उसका डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा। मतलब आपको चाहिए कि तो ये ऐसे थोड़ा बहुत ज्यादा दिख रहा है तो फिर हम ऐसे इसको थोड़ा इधर उधर घुमा सकते हैं समझने के लिए। तो फिर ऐसे है जाके हम ये फंक्शंस यूज कर सकते हैं। फिर एवरेज अगर कोई सिलेक्ट कर देते और फिर उसके बाद यहाँ पे उसका वैल्यूज भी आता है, रेंज एट क्राइटेरिया एवरेज है। तो मतलब इसका जो सजेशंस है वो यहाँ पे पूरा डिस्प्ले कर देता है, जो कि वेरी यूजफुल रहता है। मतलब जब भी हमें कोई फार्मूला बिल्ड करना होता है तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ये फार्मूलाज है जो कि हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शंस है जो हमें चाहिए वो हम इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ा सिंटैक्स विंटैक्स और एग्जाम्पल के लिए हम वो हेल्प का हेल्प देख सकते हैं और उससे हम अपना फार्मूला बिल्ड कर सकते हैं।